हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम क्लास 10th के जो सिविक्स का पोर्शन है उसमें हम पहला चैप्टर लेंगे जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। ठीक है, चलिए इसे शुरू करते हैं। अब सत्ता की साझेदारी के अंतर्गत पहले हमारा जो सत्ता की साझेदारी के बारे में बताया गया है दो देशों के बारे में, वो है बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका में सत्ता का किस प्रकार बंटवारा था। जैसे सत्ता होती क्या है, सत्ता क्या होता है, किसी किसी देश में, जैसे कोई देश है और देश में कोई शासन चल रहा है और शासन में कौन से लोग बैठे हुए हैं और किन लोगों को कितना प्रतिनिधित्व है। जैसे एक क्षेत्र में है, जैसे आप सत्ता की साझेदारी से आप अपने परिवार में समझिए, परिवार में आप रह रहे हैं और परिवार में हर एक व्यक्ति अपना कर्तव्यों का निर्वाह कर रहा है, तो उसी हिसाब से अपने अधिकारों के लिए भी आवाज़ उठाएगा, अपने अधिकारों के बारे में भी कहेगा। कहने का तात्पर्य है जो लोग अपने कर्तव्य कर रहे हैं उन ऐसा नहीं है कि उनको उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाए। जो लोग उस क्षेत्र में हैं, जो आपके परिवार में हैं, तो सबका दायित्व है परिवार की हर एक सुविधाओं में, हर एक व्यवस्था में उनका बराबर का हक होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को विशेष सुविधाएं दे दी जाएं और कुछ लोगों को सुविधाओं से वंचित रखा जाए। वैसे ही किसी देश के बारे में होता है कि कुछ जो जाति या किसी समुदाय विशेष के लोग या जाति विशेष के लोगों के साथ में कैसा व्यवहार हो रहा है, कैसे उनको सत्ता दी जा रही है, कैसे वो सत्ता में हैं, कैसे वो कुछ लोगों को सत्ता से बाहर रखा गया, ये सब हम इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ेंगे। और इसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे बेल्जियम में कैसे है और श्रीलंका में कैसे है। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड और जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती हैं। इसकी आबादी का 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी के करीब करीब आधी। इस छोटे से देश के समाज में जाति बुनावट बहुत जटिल है, मतलब ज़्यादातर जाति, कई जातियों के लोग हैं एक साथ में ही। और देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। देखिए, लगभग 59 जो कि फ्लेमिश इलाके में रह रहा है और डच बोल रहा है। दूसरा है जो शेष एरिया है, जो है 40% वाला, वे वेलेनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। यानी कि कुछ लोग जो है, कुछ लोग क्या हैं, लगभग लगभग अगर जो मान लीजिए इतने लोग हैं, तो इसमें से लगभग लगभग कितने, मतलब कुछ कुल मिला के इतने लोग जो है, इतने लोग 59 लोग जो है ये बोल रहे हैं आपकी डच, और ये फ्लेमिश इलाके में रह रहे हैं। और शेष जो 40% लोग हैं, 40% लोग हैं, ये जो है फ्रेंच बोल रहे हैं। ठीक है, और शेष फीसदी लोग जर्मन बोलते हैं। अब जो शेष वाला हो गया, ये क्या हो गया, डच हो गया, और ये क्या हो गया, फ्रेंच हो गया, फ्रेंच हो गया, और ये जो शेष है ये जर्मन वाला हो गया, है ना, जर्मन बोल रहे हैं। अब राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, और जो राजधानी है उस देश की, उसके 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। राजधानी में देखिए, राजधानी में अलग चीज़ है, पूरे उसमें क्या है, पूरे जो पूरा देश है उसमें कितना है, 69% हिस्सा जो है डच बोल रहा है, लेकिन राजधानी में 80% लोग डच बोल रहे हैं और 20% जो लोग हैं, यानी जो 80% फ्रेंच बोल रहे हैं और 20% डच भाषा बोल रहे हैं, है ना। देखिए, इस देश की हम स्थिति जान लेते हैं, एक मिनट रुको। और इसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। यहाँ पर राजधानी में लोग लगभग लगभग 80% लोग फ्रेंच बोल रहे हैं, फ्रेंच, और 20% जो 20% हैं, ये 20% हैं, वो क्या बोल रहे हैं, डच बोल रहे हैं। लेकिन ऑल ओवर जो बेल्जियम में ऑल ओवर की बात कही जाए तो 59% क्या है, 59% इसमें जो है डच बोल रहे हैं, 59%, और बाकी जो है लगभग 40 के अबव जो है लोग क्या बोल रहे हैं, उसमें जो है लोग बोल रहे हैं फ्रेंच, और बाकी शेष जो है
डच बोल रहे हैं। ये आपका बेल्जियम का स्थिति है कि बेल्जियम की, है ना। बेल्जियम ऐसे है, इधर तो नीदरलैंड है, जर्मनी है साइड में, इधर नीदरलैंड है, इधर लग्जमबर्ग है और इधर फ्रांस है ना। ओके। फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध हैं, अल्पसंख्यक हैं लेकिन तुलनात्मक रूप से ज़्यादा जो है समृद्ध हैं, ताकतवर रहे हैं। बहुत बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराज़गी थी। इसके चलते हुए 1950 से 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले लोगों के बीच में तनाव बढ़ने लगा। दोनों देशों के बीच में टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रसेल्स में देखा गया है। विशेष तरह की समस्या थी, डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे। मतलब आप देख ही रहे हैं जनसंख्या डच बोलने वालों की कितनी है, इतनी है ना, 60 लगभग। लेकिन क्या है, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर और अल्पमत में थे। आइए इस स्थिति की तुलना और देश से करें। श्रीलंका एक द्वीपीय देश। अब श्रीलंका के बारे में बताएगा। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो कि तमिलनाडु के दक्षिण तट पर कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित है ना। इसकी श्रीलंका की स्थिति देखेंगे तो भारत से ऐसे जाके यूं कहीं पे बसा हुआ है ना। अब यहाँ पे क्या है स्थिति कि ये तमिलनाडु से कुछ दूरी पर है ना, जिस क्षेत्र से कुछ दूरी पर। अब इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है। कितनी है? 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर। वो क्या थी? लगभग हरियाणा की आबादी की आधी थी। अब एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी भी कई जाति समूहों के लोग हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंघलियों का है। सबसे ज़्यादा कौन है? सिंघली, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या के लगभग 74% है। फिर तमिलों का नंबर आता है, जिनकी आबादी कुल कितनी है? 18% है। तमिलों में भी 2 समूह, श्रीलंकाई मूल के तमिल जो कि 13% है, और अन्य जो है, देखिए यहाँ पे बेल्जियम के बारे में दिखाया गया है। बेल्जियम का ये चित्र है, ब्रुसेल्स राजधानी क्षेत्र है। ये राजधानी क्षेत्र हो गया, और इसमें वेलॉन फ्रेंच भाषी है ये वाला, और ये वाला जो है जर्मन भाषी क्षेत्र हो गया, है ना। और ये फ्लेमिश या डच भाषी एरिया है, ये डच भाषी एरिया है ना। अब ये कह रहे हैं कि तमिल जो मूल श्रीलंकाई तमिल हैं वो कितने हैं? वो यहाँ पर, और जब और हिंदुस्तानी तमिल जो कि औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतानें हैं। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद हैं। कहाँ किधर है? उत्तर और पूर्वी, यानी कि अगर जो देखा जाए ये, तो ये उत्तर और पूर्वी वाला एरिया, ये एरिया जो हो गया उत्तर पूर्वी एरिया, यहाँ पर जो है ये है। और अधिकतर सिंघली लोग बौद्ध, अब देखिए अधिकतर क्या है, सिंघली के हैं, बौद्ध हैं, लेकिन तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाइयों की हिस्सा कितना है? लगभग 8% है, 7% लगभग हैं, और वे सिंघली तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। ये सिंघली भी बोलते हैं और तमिल भी बोलते हैं। अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है जब बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते हैं। इस मतलब एक ज़्यादा जो बहुसंख्या में लोग हैं वो क्या करेंगे, वो अपनी जो है बेल्जियम में क्या है, बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। लेकिन क्या हुआ, वहाँ पर फ्रेंच वाले ही ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, है ना। जर्मन वाले सक्सेसफुल हैं, डच वाले बाद में सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो इससे इनके बीच लड़ाई और बढ़ती जाती। संभवतः था कि देश का बंटवारा भी हो जाता। क्यों? क्योंकि उनकी दिशाएं भी अलग अलग हैं। देखिए इस नक्शे को देखिए देश के, अगर चाहते तो देश का बंटवारा ये इन्हीं भाषा के आधार पे तुरंत हो सकता था, आसान था, है ना। लेकिन क्या हुआ, इस स्थिति से साफ जाहिर है कि
संभवतः था कि बढ़ जाता। ब्रुसेल्स अपने दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते हैं ब्रुसेल्स पर, राजधानी पर। श्रीलंका में सिंहली आबादी बहुमत और ज़्यादा थी और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। आइए देखें कि दरअसल दोनों देशों में क्या क्या हुआ, क्या घटनाक्रम है। अब श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, श्रीलंका के बारे में पहले जानते हैं। देखिए श्रीलंका, देखिए इसकी स्थिति देख लीजिए। श्रीलंका में बहुसंख्यावाद 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना, यानी कि भारत आज़ाद होते ही श्रीलंका भी आज़ाद कर दिया जाता है। सिंघली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल प्रशासन में प्रभुत्व जमाना चाहा, क्योंकि बहुसंख्यक थे, जहाँ संख्या में ज़्यादा हैं तो वो भाई आराम से कब्जा कर सकते हैं। भाई ये कहते हैं ना कि जब ज़्यादा लोग हुए, एक बहुत ज़्यादा उनकी संख्या ज़्यादा हो गई, तो कम संख्या वाले लोगों के ऊपर उनको हावी होना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जहाँ ज़्यादा लोग इकट्ठे हैं, कुछ कम लोग हैं, तो वो अपने आप ही वो पीछे हट जाएंगे जो कम लोग हैं। तो इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंघली समुदाय की प्रभुत्ता कायम करी, और जो लोग होंगे जिस समुदाय के होंगे वो उसी समुदाय को वोट करेंगे, ना कि दूसरे समुदाय को वोट करेंगे। सिंघली तो सिंघली समुदाय को वोट किया उन्होंने। अब भाई सिंघली तो तमिल वालों को तो वोट देंगे नहीं, तो उन्होंने सिंघली से सरकार को चुना, और अपनी इस तरह क्या हुआ, सिंघली समुदाय की जो प्रभुता थी वो कायम रखने के लिए बहुसंख्यक परस्ती के तरह कदम उठाए गए। अब 1956 में एक कानून बनाया गया। क्या कानून था? जिसके तहत तमिल दरकिनार करके सिंघली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। अब देखिए ये जो है आपका श्रीलंका है, ठीक, और ये क्या है, इसकी स्थिति थोड़ा साफ कर देते हैं। ये जो आपका येलो वाला है सिंघली है, यहाँ पर जो ये एरिया है ये सिंघलियों का है, ठीक है, सिंघलियों का है। और ये श्रीलंकाई तमिल है, ये श्रीलंकाई तमिल है, श्रीलंकाई तमिल। और भारतवंशी तमिल कौन कौन से हैं? यहाँ पे हैं, कहीं यहाँ पे हैं भारतवंशी तमिल, और कहीं कहीं पे यहाँ पे हैं। और मुस्लिमों का प्रतिशत कहीं कहीं पे डॉटेड वाली सिचुएशन में दिखाया गया है ना। तो ये देखिए यहाँ पर श्रीलंकाई तमिल, यहाँ ये क्षेत्र जो बाहर बाहर का भी है ये, और जो भारतीय वंशी तमिल हैं ये लगभग बीच में आ रहे हैं। तो जब देखा गया कि भैया सिंघली लोग बहुत ज़्यादा सत्ता में काबिज हो रहे हैं, तो इसके लिए फिर क्या था, समस्या तो होनी थी। 56 में कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल लोग भाषा भी क्या करेगी, सिंघली करेगी, एकमात्र राजभाषा को कर दिया। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंघलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। अब कहा गया कि जो सरकारी विश्वविद्यालय होंगे या सरकारी नौकरी होंगी उसमें ज़्यादातर पहले सिंघलियों को लिया जाए, उसके बाद में देखा जाएगा तमिलों को या अन्य को। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत का संरक्षण और बढ़ावा देगी। अब एक और ये क्या हो गया, धर्मनिरपेक्षता नहीं है, पर एक विशेष धर्म को बढ़ावा देने की भी बात कही गई कि हम जो है बढ़ावा देंगे किसको, हम बौद्ध धर्म को बढ़ावा देंगे। क्योंकि आप जानते हैं कितनी आबादी थी, लगभग 70 के, यूँ कहा जाए कितनी आबादी देख रहे हैं आप यहाँ पर, उनकी लगभग लगभग आपने देखा था कि इनकी आबादी काफ़ी ज़्यादा थी संख्या में, है ना। 4% आबादी थी। तो वो क्या कहा गया कि भाई अब जब ऐसे नियम बन रहे हैं तो समस्याएं क्या होंगी, एक एक करके। अब इन नौकरी सरकारी फैसलों में श्रीलंकाई तमिलों की नाराज़गी और शासन को लेकर में बेगानापन बढ़ाया, और उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंघलियों के नेतृत्व में सारी राजनीतिक पार्टी उनकी और उनकी संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। मतलब उनको हमारी कोई फिक्र नहीं, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं। वो ये इनमें कैसी जो ये भावना किनमें आ गई, जो श्रीलंका के तमिल, वो जो तमिल थे उनके अंदर ये भावनाएं घर कर गई। अब उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियाँ जो हैं, अभी भाई कहा गया जब संविधान को कर रहे हैं तो नीतियाँ भी क्या होंगी, उन्हें समाज और अधिकारों से क्या कर देंगे, वंचित कर रही हैं जो नीतियाँ हैं सरकार की। और कहीं ना कहीं ऐसा था भी, जब ऐसा था तभी उन्हें लग रहा था नौकरियों और फ़ायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव भी हो रहा था, और उनके हितों की अनदेखी की जा रही। मतलब यूँ कहा जाए कि जो जीत के आ रहा था तो वो अपने ही लोगों को देख रहा था, अन्य लोगों को नहीं देख रहा था। और वहाँ पर था लोकतंत्र, लोकतंत्र होने का मतलब है सबके साथ में समान व्यवहार किया जाए, लेकिन वहाँ यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा था। उनके हितों की अनदेखी हो रही थी। अब परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंघलियों समुदाय के संबंध क्या हुए, बिगड़ते गए। अब बिगड़ते संबंध क्या होंगे, एक न एक दिन क्या होगा,
अब बहुसंख्यकवाद होता क्या है? यह मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वो अपने मनचाहे ढंग से, मनमाने ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत और इच्छाओं की अवहेलना भी कर सकता है। बहुसंख्यक समुदाय के क्या हर्ज है? ये सिंगलियों का राज होगा तो किसका राज होगा? अगर सिंगलियों का राज होगा तो किसका? अब यहाँ पे बताया गया सिंगली तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई, जो श्रीलंकाई तमिल थे। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने और क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने और शिक्षा और रोजगार में समान अवसर की मांग को लेकर संघर्ष जारी कर दिया। किन्होंने? श्रीलंकाई तमिलों ने। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाकों की स्वायत्तता की मांग उनके लगातार नकारा गया और 1980 के दशक में उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार बनाने को लेकर अनेक राजनीतिक गठबंधन होने लगे, है ना। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव को रूप ले लिया और टकराव गृह युद्ध में परिणत हुआ। मतलब ऐसी स्थिति बन गई कि जब उनमें इतना ज़्यादा तनाव हो गया, इतनी ज़्यादा एक दूसरे के प्रति कटुता हो गई कि अंत में क्या स्थिति हो गई? गृह युद्ध जैसी स्थिति हो गई। परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों में हजारों लोग मारे जा चुके हैं, इनमें तमिलों में और सिंघलियों में। अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए। इससे भी कई गुना ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो चुकी है। आपने पढ़ा मतलब 10वीं की कक्षा के अर्थशास्त्र पढ़ चुका मैं। हमारे देश के में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, पर वहाँ गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन पर काफ़ी परेशानियाँ हुई और 2009 में इस गृह युद्ध का अंत होता है। कब होता है? 2009 में। अब आता है बेल्जियम की साझेदारी। देखिए यहाँ पर तो बवाल काट रहे हैं लोग, झगड़ा हो रहा है, लेकिन बेल्जियम कैसे अपने आप को बैलेंस किए हुए ये देखते हैं। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग का रास्ता अपनाने का फैसला किया। मतलब श्रीलंका से वो, श्रीलंका में क्या है, कुछ ही लोग हैं लेकिन साझेदारी वो नहीं देना चाहते, वो खुद कब्जा करना चाहते हैं और जो दूसरा है उसको क्या कर रहे हैं? उसका शोषण कर रहे हैं, उसको वो सत्ता में नहीं आने देना चाह रहे हैं, क्योंकि वो सत्ता अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं। लेकिन बेल्जियम की स्थिति क्या है? कुछ श्रीलंका से अलग है। अलग कैसे? उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। कहा कि भाई ऐसा है कि वहाँ क्षेत्रीय विविधता है, इस क्षेत्र की विविधता है, उस क्षेत्र की विविधता है, तो विविधता के हिसाब से वहाँ पर शासन व्यवस्था भी होनी चाहिए। 1970 और 1993 के बीच में उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो। मतलब वो देश में रह के भी अपने आप को अकेला ना महसूस हो, वो ये ना लगे उसको कि हम इस देश में हैं लेकिन हम इस देश के नहीं हैं, तो सभी मिलजुल कर रह सकें। और उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है और कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया है। बेल्जियम के मॉडल जो विशेष जानकारी के लिए बॉक्स में दिखाया गया है कुछ नीचे, इसमें क्या क्या मॉडल थे, इसकी मुख्य मुख्य बातें क्या थी? संविधान में इस बात को स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसमें जितने डच होंगे उतने ही फ्रांसीसी मंत्री भी होंगे। और कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई जो है समूह संसद के बहुमत के पक्ष में हों और इस प्रकार किसी भी समुदाय के लोग तरफा फैसला नहीं ले सकते। मतलब जो दोनों समुदायों का प्रतिनिधित्व बराबर होगा, दोनों जो है अपना बहुमत देंगे तभी कोई जो है नियम कानून बनेगा, एक कोई फैसला लिया जाएगा। केंद्र सरकार अनेक शक्तियां देश के दो इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई है, यानी राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं। मतलब ये कहा गया है कि केंद्र सरकार ने कह दिया, राज्य सरकार को कुछ अधिकार दे दिए गए, कहा कि भैया आप अपना क्षेत्र संभालिए, अब आपके ऊपर हम अपना मतलब कंट्रोल नहीं किए हुए, आप जितना अच्छा विकास कर पाइए, जितना अच्छा जो कुछ कर पाइए करिए, है ना। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स के समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, यहाँ वहाँ के जो मूलतः लोग थे, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार कर लिया था। वो संख्या में तो ज़्यादा थे, मतलब पहले वो धनी नहीं थे, गरीब थे और संख्या में भी ज़्यादा थे, लेकिन तो क्या हुआ कि उनका प्रतिनिधित्व उचित दिया गया तो वो शांत हो गए, वो फिर कोई सरदर्दी वाली बात नहीं रही।
अब तीसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले लोग इन ये तीन बोलते हैं वाले समुदायों के चाहे वे वहाँ जहाँ भी रहते हों, सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। जो लोग वहाँ पे क्षेत्र में रह रहे हैं वो अपने क्षेत्र की समुदाय की सरकार को चुनेंगे। इस प्रकार को सांस्कृतिक, शिक्षा और भाषा मामले पर फैसले लेने का भी अधिकार होता है। ये सरकार इन गंभीर मुद्दों पर भी जो है फैसले ले सकती है। अब ये जो बेल्जियम का संसद भवन है ये इस तरह का दिखता है भैया, ठीक है। ये वहाँ का है, ब्रुसेल्स राजधानी में है। बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है। निश्चित रूप से यह जटिल है। खुद बेल्जियम के रहने वालों के लिए भी यह व्यवस्था बेहद सफल रही। इससे मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं, जहाँ की श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति आ गई थी। श्रीलंका में सत्ता का बंटवारा सही से नहीं था, लेकिन यहाँ पर सत्ता का बंटवारा उचित ढंग से होने के कारण यहाँ पर गृह युद्ध जैसी स्थिति नहीं चल रही है। नहीं तो ऐसा होता तो मैंने पहले भी बताया था कि आराम से इसको दो हिस्से में, अलग अलग हिस्सों में जो है लोग रहते हैं, तो इनका जो है विभाजन होना तय था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इन दोनों देशों के लोकतंत्र, क्योंकि दोनों देश लोकतांत्रिक हैं, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल पर उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्र की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता की साझेदारी पर सहमत हुए, लेकिन श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया। इससे पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदारी ना बनने देने का फैसला करता है तो इस देश की एकता ही संकट में पड़ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम जो है सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू।